आज का टॉपिक है जजिंग डिस्टेंस। जजिंग डिस्टेंस की मिलिट्री वॉरफेयर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और ये मैं कॉलेज में कई बार लेक्चर भी ले चुका हूँ। फिर आप लोगों के लिए फिर से एक लेक्चर तैयार कर दिया है। तो देखते हैं कि जजिंग डिस्टेंस क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है और हमें इसको सीखना क्यों ज़रूरी है। जजिंग डिस्टेंस मतलब फासले का अनुमान लगाना, दूरी का अंदाजा लगाना। बेसिकली क्यों आवश्यक है? फॉर एक्यूरेट फायर। सेना में जवान को फायर करना होगा अपने वेपन से। एक्यूरेट फायर करने के लिए जरूरी है कि उसको दूरी का अंदाजा लगाना, फासले का अनुमान लगाना अच्छे से आता हो, क्योंकि आपको पता है कि हर वेपन में डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली एलिवेशन सेट करना होता है। कोई फायर एलिवेशन लेकर चलता है जिसको हम उड़ान बोलते हैं फौजी भाषा में। तो वो जब गोली निकलती है राइफल से तो वो नीचे को गिरेगी गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो उस उड़ान के कारण वो उसकी ट्रेजेक्ट्री, उसका उड़ान कहाँ तक जाएगी, कितनी दूर जाएगी, ये डिपेंड करेगा कि हम उसमें रेंज क्या सेट करते हैं। अर्थात रेंज सेट करने से हम राइफल की एलिवेशन को सेट करते हैं, उससे उसकी रेंज कम ज्यादा की जा सकती है। एक्यूरेट फायर के लिए जरूरी है कि जहाँ टारगेट है, जिस पर फायर करना है, कितनी दूर है, इसका अंदाजा करना आना चाहिए। A soldier is not normally required to open fire at ranges over 500 yards. आमतौर पर वॉरफेयर में किसी भी जवान को ये अनुमति नहीं होती कि 500 गज से दूर दुश्मन पर फायर करे। क्यों? क्योंकि आमतौर पर जो वेपन्स हैं उन सब की रेंज सिवाय एलएमजी के, एलएमजी किसी सेक्शन में एक एलएमजी ऐसा वेपन है जिसकी रेंज 500 से ज्यादा है। नहीं तो एसएलआर, इंसास वगैरह सबकी रेंज 500 या उसके अंदर है। तो कोई फायदा नहीं होगा फायर करने का। अगर इन वेपन से फायर करेंगे नुकसान होगा, सरप्राइज खत्म हो जाएगा, फायर इफेक्टिव होगा नहीं, दुश्मन को लगेगा नहीं और वेस्टेज फायर होगी। साथ साथ ही उसे पता भी लग जाएगा दुश्मन को कि हमारा किसी से सामना होने वाला। तो सरप्राइज खत्म हो जाने से कोई लाभ नहीं होगा। तो बेहद जरूरी है कि जब तक वो 500 गज के अंदर नहीं आ जाता दुश्मन, उस पर फायर न किया जाए। तो सोल्जर को क्या जरूरी है? ही मस्ट बी एबल टू जज डिस्टेंस अप टू अबाउट 1000 yards। आना चाहिए कि 1000 गज तक, 1000 गज मीटर लगभग कह लो, वहां तक की वो दूरी का अंदाजा सही सही लगा ले, जिससे वो दुश्मन पर निगरानी रख सके कब दुश्मन 500 गज की सीमा के अंदर आता है और मेरे कारगर रेंज में आ जाता है, इफेक्टिव फायर रेंज में आ जाता है। ठीक है। नो व्हेन टू ओपन फायर, यही जरूरी है जानने के लिए। दूरी का अंदाजा लगा के ही बता सकता है कि कब उसे फायर करना है। उसे पहला फायर कब करना है? तब करना है जब दुश्मन उसकी कारगर रेंज में आ जाए। ही कैन इंडिकेट टारगेट्स। अब दूसरा क्या काम हो सकता है जजिंग डिस्टेंस का? कि टारगेट का बयान करना। कोई जरूरी नहीं है कि फायर ही किया जाए, सिर्फ आपको दुश्मन दिखाई दे गया है, उस दुश्मन दिखाई दे गया है उसका बयान अपने साथियों को करना जरूरी हो सकता है कि दुश्मन कहाँ है। उसमें भी दूरी का अंदाजा लगाना आवश्यक होगा ताकि सही सही बयान किया जा सके साथियों को, अपने सीनियर्स को, कि दुश्मन पर है। तो अपने साथियों को, अपने सपोर्टिंग आर्म्स को, अपने आदमियों को, चाहे वो जो अपने सेक्शन के सिपाही लोग हैं, उन सबको बताना आवश्यक एग्जैक्ट कितनी दूरी पर दुश्मन है। इसके लिए भी दुश्मन दूरी का अंदाजा लगाना आना चाहिए। और क्या आवश्यकता हो सकती है? ही कैन पास बैक द इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली व्हेन एक्टिंग एज एन ऑब्जर्वर।
हो सकता है किसी जवान की ड्यूटी ऑब्जर्वर के रूप में लगी हो, फायर करना उसको आदेश नहीं है, उसका काम है निगाह रखना, तो वो ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर है, दूर तक देख रहा है दुश्मन कहाँ है, उन पर निगाह रखे हुए है। एज ऑब्जर्वर उसको टारगेट का बयान करना होगा, तब भी उसको जरूरी है कि उसको सही सही दूरी का अंदाजा लगाना आना चाहिए। करेक्ट जजिंग डिस्टेंस विल ऑल्सो हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ एम्यूनिशन एंड अचीविंग सरप्राइज। वही बात है जो शुरू से हम कह रहे हैं, अगर दूरी का अंदाजा सही होगा तो फायर सही होगा और एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हासिल हो सकेगा। इससे क्या होगा, एम्यूनिशन की बचत होगी, साथ दुश्मन पर सरप्राइज बना रहेगा और हम बिना एम्यूनिशन को बर्बाद किए हुए दुश्मन का खात्मा कर सकेंगे। एक काम और हो सकता है दूरी का अंदाजा लगाने का, अगर आपको न आता है, अच्छे से एक जवान को आता है, तो वो इफेक्टिव मैप रीडिंग भी कर सकता है। मैप रीडिंग में भी आपको पता है, क्लास लिया था आपका, तो ग्राउंड टू मैप में बेहद आवश्यक, टारगेट ग्राउंड पर है, कितनी दूर है उसका अंदाजा लगाकर उसे हम मैप में लोकेट करते हैं, वहां भी दूरी का अंदाजा लगाना आना चाहिए। तो बेहद कई कारणों से जो मुख्य मुख्य टैक्टिकल बैटल है, बैटल फील्ड में किसी भी जवान को फासले का अनुमान लगाना आना चाहिए। तो अब हमारे क्लास का उद्देश्य क्या हुआ, जरूरत पता ही लग गई कि क्या जरूरत है, कि हमें दूरी का अंदाजा लगाना सीखना है। तो आप सबको आज हम बताएंगे मेथड्स हैं दूरी का अंदाजा लगाने के या जजिंग डिस्टेंस के। इस लेक्चर को हम 3 भाग में पढ़ेंगे। पहला, फैक्टर्स अफेक्टिंग जजिंग डिस्टेंस, वो कौन से तत्व हैं, कौन से कारण हैं जिनकी वजह से दूरी का अंदाजा लगाने में गलती हो सकती है या प्रभाव पड़ता है। दूसरा भाग है, दूसरे भाग में हम जानेंगे मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस, जजिंग डिस्टेंस के फासले का अनुमान लगाने के कितने विभिन्न प्रकार के तरीके अब तक प्रचलित रहे हैं। और भाग 3 में हम देखेंगे कि जजिंग डिस्टेंस जो टेस्ट होगा आपका, उसमें क्या कार्रवाई, मुख्य रूप से क्या बातें ध्यान में रखी जाती है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 पे चलते हैं। पार्ट 1 हमारा है कि कौन से प्रभावी कारक हैं जो दूरी का अंदाजा लगाने में जानने जरूरी हैं, जिनकी वजह से दूरी का अगर उन पर ध्यान न दिया गया तो फासले का अनुमान लगाने में गलती हो सकती है। 2 तरह की गलती हो सकती है कि हम दूरी का अंदाजा या तो ज्यादा लगा दें या हम दूरी का अंदाजा कम लगाएं, अंडर एस्टिमेशन या ओवर एस्टिमेशन। तो पहले भाग में हम इसके देखते हैं कि दूरी का अंदाजा कम कब होने लगता है, मतलब वास्तविक दूरी से दूरी कम कब दिखाई देती है, उन कारणों को जानते हैं। नंबर 1, जब सूरज वाले के पीछे से चमक रहा हो, मतलब हम ऐसी दिशा में देख रहे हैं टारगेट को, टारगेट हमारा ऐसी दिशा में है, ऑब्जर्वर की ऐसी दिशा में है कि ऑब्जर्वर के पीछे से सूरज चमक रहा है और लाइट काफी चमकीली है, मतलब खुला आसमान है, रोशनी खूब अच्छी है, सूरज चमकीली अवस्था में है और देखने वाले के पीछे से चमक रहा है, तब दूरी का अंदाजा गलत लग सकता है, अर्थात ऐसा लग सकता है कि टारगेट वास्तविक दूरी से कम दूर है। दूसरा कारण इसी के लिए हो सकता है कि when the object is bigger than the surrounding objects, मतलब जिस टारगेट को हम देख रहे हैं वो टारगेट आसपास की वस्तुओं से, चीजों से, बनावटों से बड़ा है। सपोज आप किसी बड़ी एक मीनार को देख रहे हो, तो मीनार बहुत बड़ी है और आसपास छोटे छोटे मकान हैं या पेड़ हैं, तो क्योंकि वो प्रोमिनेंट फीचर हो गया, मुख्य रूप से दिखने वाली चीज हो गई, तो ऐसा आभास हो सकता है देखने वाले को कि दूरी ज्यादा पास में है, तब भी गलत अंदाजा लगेगा, अंडर एस्टिमेशन हो जाएगा। तीसरा कारण क्या हो सकता है अंडर एस्टिमेशन का, इफ देयर इज ए डेड ग्राउंड बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, अर्थात देखने वाले और टारगेट के बीच में दबी हुई जमीन, मतलब गड्ढा, जैसे खाई हो या घाटी हो, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर देख रहे हो,
तब भी दबी जमीन होने के कारण भी एरियल डिस्टेंस ही नजर आती है, जमीन के फीचर बीच के नजर नहीं आते। उससे भी देखने वाले को ये भ्रम हो जाता है कि दूरी उतनी ज्यादा नहीं है। वास्तव में दूरी ज्यादा होती है, किंतु उसे कम का आभास होता है। कारण क्या हो सकता है? When the observer is looking uphill, यदि कोई देखने वाला पहाड़ पर चढ़ाई की तरफ ऊपर को देख रहा है किसी टारगेट को, तब भी दूरी ज्यादा नहीं लगती, क्योंकि एरियल डिस्टेंस तो ज्यादा होती है, लेकिन जो क्षैतिज दूरी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसे कहना चाहिए, वो कम होने के कारण टारगेट पास में प्रतीत होता है, वास्तव में चलना ज्यादा होता है। और आखिरी कारण अंडर एस्टिमेशन का तब हो सकता है जब टारगेट जो है चमकीला हो, चमचमा रहा हो, तो आसपास नहीं चमक रही हो, और टारगेट कुछ प्रोमिनेंट रूप से, कुछ अतिरिक्त रूप से चमक ले रहा हो, तब भी ऐसा आभास हो सकता है कि टारगेट वास्तविक दूरी से कम दूरी पर, ऐसा आभास हो सकता है। ये गलतियां होने की संभावना है। इन कारकों का ध्यान रखा जाए तो दूरी का अंदाजा कम नहीं होगा, वास्तविक ही कर पाएंगे। इसका उल्टा भी देखें कि ओवर एस्टिमेशन कब होता है। टारगेट को जब देखते हैं कि दूरी जरूरत से ज्यादा कब प्रतीत होती है। पहला कारण है जब उसका पहले जो पिछली बार हमने देखा पिछली स्लाइड में, उससे उल्टी बात, कि जब सूरज ऑब्जर्वर की आंखों में चमक रहा हो, व्हेन द सन इज इन ऑब्जर्वर्स, सामने से चमक रहा हो, जिधर हम टारगेट देख रहे हैं सूरज भी उधर से ही चमक रहा है, आंखों के ऊपर रोशनी पड़ रही है, तब। अथवा इसका उल्ट एक और कारण हो सकता है इसी में जुड़ा हुआ, कि रोशनी कम हो, धुंधला हो, धुंधलापन हो, तब भी इन दोनों कारणों से टारगेट जरूरत से ज्यादा दूर दिखाई दे सकता है। दूसरा कारण क्या है कि the object is smaller than the surrounding object, जिस टारगेट को हम देख रहे हैं वो टारगेट आसपास की बनावटों से, जमीनी बनावटों से छोटा है। तो आसपास की जमीनी बनावटें बड़ी हैं, टारगेट छोटा है, तो वो प्रोमिनेंट नहीं हुआ। छोटा होने से, गौण होने से, सेकेंडरी होने से ऑब्जर्वर को ऐसा आभास होता है कि शायद टारगेट वास्तविक दूरी से भी अधिक दूर का आभास उसे हो सकता है। तीसरा कारण यह है कि when the observer is looking through a valley, ऑब्जर्वर किसी तंग घाटी में से होकर देख रहा है, अर्थात दोनों साइड में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, घाटी टाइप बन गई है, और उसे हम देख रहे हैं, टारगेट घाटी के दूसरी तरफ है, तो तब भी ऐसा प्रतीत होता है कि शायद टारगेट बहुत दूर है, वास्तविक का आभास होता है। या किसी गली में से देख रहा हो, कभी हम किसी गली में से एक कोने से दूसरे कोने की तरफ देखें तो गली बहुत लंबी लगती है, क्योंकि दोनों तरफ तंग गली है, तंग दरी वो देखने की जगह है, उसमें से देखने में दूरी ज्यादा प्रतीत होती है। नेक्स्ट कारण क्या है? अगला कारण, when observer is looking down from a raised ground, मतलब ऊपर से नीचे को देख रहे हैं, पहाड़ के ऊपर से, पहाड़ी के हाइट से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तब भी दूरी का अनुमान ज्यादा होता है। अगला कारण क्या है? When the observer is observing from a lying position, अर्थात देखने वाला टारगेट को लेट कर देखेगा तो भी उसे दूरी वास्तविक दूरी से ज्यादा प्रतीत होगी। तो ये वो कारण है जिनका ध्यान रखना चाहिए कि हम इन बातों पे यदि ध्यान दें तो हमारा दूरी का अंदाजा या फासले का अनुमान लगाने में गलती नहीं होगी। भाग में हम आते हैं जजिंग डिस्टेंस की तरीके क्या हैं, दूरी का अंदाजा लगाने के भिन्न भिन्न तरीके क्या हैं। पहले एक लिस्ट है, इनको देख लें। सब पहला तरीका है यूनिट ऑफ मेजर मेथड। यूनिट मेथड भी बोल देते हैं, यूनिट ऑफ मेजर मेथड भी इसको बोलते हैं, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं इकाई का तरीका। इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। दूसरा तरीका है अपीयरेंस मेथड। अपीयरेंस मेथड, या इसको हिंदी में बोलते हैं दिखाई का तरीका। और तीसरा है सेक्शन एवरेज मेथड, सेक्शन औसत विधि। चौथा है की रेंज मेथड। पांचवा है हाल्विंग मेथड। छठा है ब्रैकेटिंग मेथड। सातवां है बियरिंग मेथड। और आठवां है यूजिंग लाइट एंड साउंड, चमक और आवाज के
सहायता से, चमक और आवाज की सहायता से। तो ये 8 भिन्न भिन्न तरीके सेना में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं जजिंग डिस्टेंस के लिए। इसके अलावा रेंज फाइंडर एक इक्विपमेंट है, उसके साथ भी हम उसकी मदद से भी दूरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट ऑफ मेजर मेथड, इकाई का तरीका। इकाई के तरीके में क्या है? दिस मेथड इज आल्सो टर्म्ड एज 100 यार्ड्स मेथड। इसको 100 गज विधि भी बोलते हैं। गजों में ब्रिटिश टाइम से ही चली आ रही है ये तरीके। तो गजों में पहले माप होती थी, इसलिए 100 गज का तरीका ही इसको बोलते हैं। आज तक परंपरागत रूप से उसी तरह से गजों में ही इसका माप किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें 100 गज विधि है। इस द यूनिट ऑफ मेजर चोजन टू इज नॉर्मली 100 यार्ड्स। आमतौर पे जैसे हम नापते हैं स्केल, 1 फीट का स्केल होता है तो हम बताते हैं 10 फीट दूरी है। तो फिट क्या हो गया? 1 फीट इज व्हाट? ये यूनिट हो गई, जिस यूनिट को हम बेस बनाकर नाप रहे हैं कि ऐसी कितनी यूनिट दूरी में आती है। तो यूनिट ऑफ मेजर मेथड में 100 यार्ड को नॉर्मली एक यूनिट माना जाता है। 100 यार्ड या इससे कम की कोई यूनिट ली जा सकती है। वन शुड हैव ए गुड आइडिया ऑफ 100 यार्ड डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड। तो इसके लिए क्या है, सेना में अभ्यास कराया जाता है सैनिकों का कि कम से कम यूनिट एक 100 यार्ड की दूरी को अच्छे से अनुमान लगाने का आइडिया सभी को हो जाए, अंदाजा सभी को हो जाए कि 100 गज कितना होता है जमीनी हालात में, भिन्न भिन्न जमीनी हालात में 100 गज की दूरी कितनी है। यदि आप उसका आइडिया हो गया और अच्छे से आप सीख जाए एक जवान कि 100 गज दूरी कितनी है, तो इसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लेंथ ऑफ ए हॉकी फील्ड, एक हॉकी के ग्राउंड को अगर देखें, वहां रोज आदमी जाता हो तो एक तरफ के पोल से गोल पोस्ट से दूसरे तरफ के गोल पोस्ट की दूरी 100 गज है। तो वो उस दूरी का अंदाजा उसकी आंखों में, दिमाग में अच्छे सेट हो सकता है कि 100 गज दूरी इतनी होती है। या बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक पोल्स, 2 बिजली के खंभे आमतौर पर 100 गज दूर होते हैं। या एक सोल्जर 100 गज में 120 कदम चलता है। इस तरह से भी एक अंदाज लगाने की तो एक यूनिट बना ली 100 गज की। इस 100 गज की यूनिट का इस्तेमाल करके यूनिट ऑफ मेजर मेथड का प्रयोग किया जाता है। अब हम जब ऑब्जर्वर टारगेट को देखता है तो इमेजिन करता है, कल्पना करता है कि टारगेट और मेरे बीच में, देखने वाले और टारगेट के बीच में ऐसे कितने 100 गज हो सकते हैं। 100 गज कितनी बार कर सकते हैं? मल्टीपल ऑफ इमेजिनरी यूनिट, कितने मल्टीपल्स? 2 बार है, 3 बार है, 2.5 बार है, ऐसा अंदाज लगाता है। तो इस प्रकार वो एक अनुमान लगा सकता है। 3 बार हो गया तो 300 गज दूर हो गया, 2.5 बार हो गया लगभग तो 250 गज हो गया। इस प्रकार 400 गज तक की दूरी का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन ये विधि तब अच्छे से काम नहीं कर सकती जब देखने वाले और टारगेट के बीच में दबी हुई जमीन हो, गड्ढा हो, खाई जैसी अवस्था हो। उसमें ये विधि सही से काम नहीं करती है। तो ऐसी अवस्था को छोड़कर इकाई का तरीका 400 गज तक ठीक ठीक काम करता है। दूसरा तरीका है दिखाई का तरीका। ये मुख्य तरीका है जिसको सेना में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है, अपीयरेंस मेथड। अपीयरेंस का मतलब है किस चीज की अपीयरेंस है? ये टारगेट दुश्मन की अपीयरेंस है, या एक आदमी की अपीयरेंस के ऊपर निर्भर कर रहा है कि एक व्यक्ति भिन्न भिन्न दूरियों पर कैसा दिखाई देता है। इसके ऊपर ये सारा तरीका आधारित है। द डिस्टेंस कैन बी जज्ड बाय नोटिंग द डिटेल्ड अपीयरेंस ऑफ अ मैन एट वेरियस रेंजेस। भिन्न भिन्न दूरी पर कोई व्यक्ति को खड़ा किया जाए तो उसकी कितनी डिटेल हमें नजर आ रही है, कितना साफ नजर आ रहा है, कैसा नजर आ रहा है, इसके ऊपर ये तरीका आधारित है। दिस इज द बेस्ट मेथड अंडर सर्विस कंडीशंस। सेना में सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग किया जाएगा। द फॉलोइंग इज द गाइड टू जजिंग डिस्टेंस। इसकी गाइड जो है, अब आगे हम प्रोसीजर चलते हैं कि कैसे चलता है। 200 गज पर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर डिस्टिंक्ट। कोई आदमी 200 गज दूर है, उसको उसके सभी पार्ट्स को आप साफ साफ देख सकते हैं। एक आदमी साफ रूप से दिखाई देता है, पहचाना जाता है।
उसके हर पार्ट को भी अलग अलग आप देख सकते हैं। एट 250 गज पर ब्लेड ऑफ द फोरसाइट कवर्स अ नीलिंग मैन, अर्थात कोई दुश्मन नीलिंग पोजीशन में है तो फोरसाइट के ब्लेड में कवर हो जाता है। ये भी मैं आपको चित्र से आगे दिखा देंगे कि फोरसाइट के ब्लेड में कवर होने का क्या मतलब है। इसको फिलहाल आप इसी आधार पर याद कर लीजिए कि जब हम अपनी राइफल से टारगेट पर फायर के लिए फोकस कर रहे हैं तो फोरसाइट ब्लेड है और उसके ब्लेड के प्रोटेक्टर है दो यू शेप में। उस प्रोटेक्टर की हाइट और ब्लेड के टिप के बीच में पूरा आदमी नीलिंग पोजीशन में होगा तो कवर हो जाएगा, पूरा पूरा आ जाएगा। तो 250 गज पर है। 300 गज पर किसी आदमी का फेस ब्लर हो जाता है, चेहरों पे साफ साफ उसकी फीचर्स नहीं नजर आते, कटिंग्स नजर आएंगी, डल नजर आएगा, साफ फीचर्स नहीं नजर आ सकते। 400 गज पर द बॉडी रिमेन्स सेम इन शेप, बॉडी तो सेम नजर आएगी, फेस इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश, उसके फेस को आप बिल्कुल पहचान ही नहीं सकते, मुश्किल हो जाएगी। और ब्लेड ऑफ द फोरसाइट कवर से स्टैंडिंग मैन, यहाँ पर 400 गज पर यदि कोई आदमी खड़ा है, सीधा खड़ा है, तो आपके फोरसाइट ब्लेड और उसके ब्लेड प्रोटेक्टर के बीच में फुल खड़ा खड़ा कवर हो जाएगा। ये इसका तरीका है। ये यू शेप में प्रोटेक्टर बने हुए हैं ब्लेड के, ये फोरसाइट टिप है ब्लेड की सामने दिख रही है और ये ब्लेड दिख रहा है। तो यहाँ देखिए नीलिंग पोजीशन में, ये नीलिंग पोजीशन में आदमी दिखाया गया है। ये 250 गज पर अगर नीलिंग पोजीशन में हो गया तो पूरा पूरा इस फोरसाइट ब्लेड की टिप में कवर हो रहा है। और अगर यही आदमी खड़ा है सीधा और दूर है, 400 गज पर है, तो खड़ा हुआ पूरा कवर हो जाएगा टिप के अंदर, फोरसाइट टिप में। तो ये इसका तरीका है देखने का। नेक्स्ट आ जाते हैं 500 गज पर क्या स्थिति होगी। बॉडी अपीयर्स टू टेपर स्लाइटली फ्रॉम द शोल्डर्स, जो खड़ा हुआ आदमी है 500 गज दूर है तो उसकी बॉडी नीचे की तरफ ऊपर चौड़ी कंधे से और नीचे की तरफ पतली होती नजर आएगी। तो ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला नजर आएगा। मूवमेंट ऑफ लिम्स कैन स्टिल बी सीन, हाँ उसकी हरकतें जो हैं वो नजर साफ साफ आ सकती है, मतलब देखी जा सकती है। 600 गज पर हेड अपीयर्स एज ए डॉट, ऐसा लगेगा कि कंधों के ऊपर जो सर रखा है वो एक बिंदु के समान है और कंधे ऐसे लगेंगे जैसे कोई एक बांस जैसा खड़ा किया हुआ है, बांधा हुआ है। डिटेल्स आर नॉट, कोई बॉडी की डिटेल्स नजर नहीं आई। बॉडी टेपर्स फ्रॉम शोल्डर्स टुवर्ड्स डाउन, नोटिसिंग ऊपर से नीचे को बहुत तेजी से पतला होता हुआ नजर आएगा, ठूंठ के समान, जैसे एक उजड़ा हुआ पेड़ होता है, पत्ते जिसके झड़ जाए ठूंठ, उसके समान हो जाएगा। तो इस प्रकार अपीयरेंस विधि का प्रयोग करके दुश्मन को देखकर, दुश्मन के आदमी को देखकर, जवान को देखकर दुश्मन को कि वो किस प्रकार नजर आ रहा है, दूरी का अंदाजा लगाया जाता है। अगला विधि है सेक्शन औसत विधि है, सेक्शन एवरेज मेथड। इसमें क्या करते हैं कि ईच मैन इन द सेक्शन, हमें पता है एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं, तो सेक्शन कमांडर अपने सभी आदमियों को आदेश देता है कि दूरी का अंदाजा लगाएं। जज द डिस्टेंस ऑफ किसी टारगेट का दूरी का अनुमान लगाइए। द एवरेज ऑफ आंसर्स गिवन बाय द होल सेक्शन इज देयर एक्सेप्टेड, हर आदमी, हर जवान अपना अपना अंदाजा लगाएगा, उसका औसत निकाला जाएगा। तो 10 जवान हैं, 10 उन्हें अपने अनुमान बता दिए, सबका औसत 10, सबको जोड़कर 10 से भाग कर दिया, तो जो औसत आया वो दूरी का अंदाजा लगाने की विधि है। इसमें ध्यान रखने की बात है, कॉशन है, caution must be exercised in the estimation by excluding a few, ऐसे लोगों के दूरी के अंदाजों को एक्सक्लूड कर देना है, निकाल देना है, who may foolishly overestimate or underestimate, जो अपने मूर्खतापूर्ण तरीके से सेक्शन कमांडर को लगे कि ये जो बता रहा है तो बिल्कुल गलत बता रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति 10 जवानों में से लगे कि ये बहुत ही ज्यादा बोल रहा है, ये तो बहुत ही कम बोल रहा है, तो ऐसों को एक्सक्लूड करके बचे हुए का औसत निकाला जाता है ताकि एरर घट जाए। क्योंकि सेक्शन कमांडर
ज्यादा बुद्धिमान माना जाएगा, उसका निर्णय अंतिम है, तो उसको अपने विवेक पर निर्णय लेना होगा कि किसको गलत, किसको एब्सर्ड माने, किसको फालतू माने कि ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं, और उनको एक्सक्लूड कर दे। तो ये बड़ी सिंपल विधि है, लेकिन की कब जाएगी इस पर ध्यान दें। दिस मेथड मे बी रिसोर्टेड टू अंडर फॉलोइंग कंडीशन। कुछ ऐसी परिस्थितियां हो तभी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कब? नंबर 1, एम्पल टाइम इज अवेलेबल, कि आपको दूरी का अंदाजा लगाने के लिए समय बहुत उपलब्ध है। समय की कोई सीमा नहीं, सिर्फ अनुमान लगाना है। जजिंग ऑफ डिस्टेंस इज मेड डिफिकल्ट बाय मिस्टर, अंधेरे के कारण या कोहरे के कारण, धुंध के कारण, विजिबिलिटी कम होने के कारण दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है, तब इस विधि का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा कारण, जजिंग ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस, जो 400 गज से भी दूर की ज्यादा दूर की डिस्टेंसेस हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। अगला विधि क्या है? की रेंज मेथड। की रेंज मेथड में क्या है कि इफ द रेंज ऑफ ए सर्टेन ऑब्जेक्ट इज नोन इन द एरिया, मतलब जिस एरिया में आप खड़े हैं, ऑब्जर्वर है जिस एरिया में, तो दिख रहा है कि कोई एक टारगेट है और मुझे मालूम है ये टारगेट इतनी दूर है, एक कोई डेफिनेट डिस्टेंस पर, उसे मालूम है कि ये डिस्टेंस मुझे मालूम है। अब क्या करेगा वो? उस डिस्टेंस का उपयोग दूसरी ऑब्जेक्ट्स की दूरी निकालने में करेगा। डिस्टेंस टू द अदर ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू द नोन रेंज। तो वो जो उसे रेंज को, जो दूरी उसे पता है, उस दूरी, अपने ज्ञान का उपयोग उस क्षेत्र में, उन्हीं परिस्थितियों में दूसरे टारगेट्स की दूरी निकालने में करेगा। दिस मेथड इज कॉल्ड एज की रेंज मेथड। एक रेंज हमें मालूम है, उसको की बना लिया, उसको चाबी बना लिया आपने, उस चाबी से सब ताले खोल लिए। तो दिस इज कॉल्ड एज की रेंज मेथड। नेक्स्ट मेथड है हाल्विंग मेथड। हाल्विंग मतलब हाफ करना। हाफ को उसमें जाएंगे तो कंटिन्यूअस में, तो हाल्विंग हो जाएगा। हाफ का, आधे का, आधा करना। An object is selected halfway between the observer and target. टारगेट को देख रहा है ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर को लगा टारगेट कुछ इतनी दूर है कि मैं सही से अंदाज नहीं लगा पा रहा हूँ। वो क्या करेगा कि वो एक अपने और टारगेट के बीच में काल्पनिक ऑब्जेक्ट जो दिख रहा हो, उसे एक सेकेंडरी ऑब्जेक्ट या हेल्प करने के लिए ऑब्जेक्ट, मदद का निशान एक चुनेगा। उस मदद के निशान को देखेगा कि बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, उसके अनुमान से देखेगा कि अनुमान लगाया उसने देखा कि सपोज एक मंदिर है, बिल्कुल लगता है ये बीच में पड़ रहा है, उस मंदिर को उसने मदद का निशान बना दिया। फिर क्या करेगा वो? द डिस्टेंस टू दैट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, अब जो मंदिर चुना है, उसने मदद का निशान चुना है, उसकी दूरी का अंदाजा लगाएगा, और जो दूरी का अंदाजा उसने लगाया उसको डबल कर देगा। दुगना कर देने से उसको सही टारगेट की दूरी का अंदाजा मिल जाएगा। नेक्स्ट मेथड है ब्रैकेटिंग मेथड। ब्रैकेटिंग मेथड में क्या करेगा? ऑब्जर्वर जब टारगेट को देखता है तो वो देखता है कि इस टारगेट की अधिकतम दूरी ये हो सकती है और न्यूनतम दूरी ये हो सकती है। दो दूरियों के अंदाजे वो अपने आप ही लगाएगा कि अधिक से अधिक 500 और कम से कम 350। उसने अंदाज लगाया, दो दूरियां निकाली, एक मैक्सिमम पॉसिबल और एक मिनिमम पॉसिबल। अब इनको एक्सेप्ट करते हुए इन दोनों का औसत निकाल देगा, मीन निकाल देगा। तो 250, 350 और 500 का 850 डिवाइडेड बाई 2, यानी के 425 गज दूरी हो गई। द ग्रेटर द रेंज, अब इसमें जो रेंज है वो ज्यादा, जितनी बड़ी करेंगे, कि हमने 500 और 350 लिया, सपोज मैं इसी को इधर 600 और इधर 300, तो ये रेंज ज्यादा बड़ी होगी, इसमें ब्रैकेट ज्यादा बड़ा हो जाएगा, एरर की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसमें एक क्वेश्चन है, इन नो केस ब्रैकेट शुड बी लेस देन 300 यार्ड्स। ठीक है, कोई ब्रैकेट जो बनाएंगे, यानी कि अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी के बीच के अंतर जो है 300 गज से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो दूरी का अंदाजा फिर गलत आने लगता है। नेक्स्ट मेथड है बियरिंग मेथड। बियरिंग का प्रयोग करते हुए दूरी का अंदाजा लगाना। इसका तरीका क्या है? ये टेक्निक ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित है। ऑब्जर्वर क्या करता है? जमीन पर जहां खड़ा है वहां एक निशान लगा लेता है जमीन पर, और फिर वहां से टारगेट को कंपास की सहायता से देखता है।
और कंपास की सहायता से उसकी बियरिंग पढ़ता है। सपोज ये बियरिंग आ गई 70 डिग्री, फिर क्या करता है वो, टारगेट को देख रहा था 90 डिग्री राइट टर्न करेगा या लेफ्ट टर्न करेगा। अब लेफ्ट टर्न करके चलेगा, इतना चलेगा कि वहां से नेक्स्ट पोजीशन जो आ रही है वहां से जो बियरिंग दोबारा पढ़े टारगेट की, तो उसमें 5 डिग्री का डिफरेंस आ जाए, या तो 5 डिग्री बढ़ जाए बियरिंग या 5 डिग्री घट जाए, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आइदर 65 डिग्री हो गई या 75, पहला 70 डिग्री था तो 65 डिग्री घट गई या 5 डिग्री बढ़ गई। अब इस नई पोजीशन की मार्क जमीन पर दोबारा लगा देगा। अब 2 मार्क हैं उसके पास, एक ओरिजिनल पोजीशन थी उसकी और एक नई पोजीशन थी जो 5 डिग्री दूर है। इन दोनों के बीच की दूरी को वो नाप लेगा, मेजर कर लेगा, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मार्क्स। सपोज ये डी आया, कुछ डी मीटर आ गई, तो जो एक्चुअल डिस्टेंस टारगेट की होगी वो 11.4 से मल्टीप्लाई कर दे इस दूरी को, उतनी दूर टारगेट होगा। काफी एक्यूरेट मेथड है ये, इसका प्रयोग अच्छे से किया जा सकता है, बशर्ते वहां पर ऑब्जर्वर दूरी का अंदाजा लगाने के समय मूव कर सकता हो, छुपाव की स्थिति में ना हो, समय उसके पास काफी हो, तो इसका प्रयोग करके वो टारगेट का दूरी का अंदाजा अच्छे से लगा सकता है। अगली विधि है साउंड मेथड। तो हमें मालूम है कि जब भी एनिमी फायर करता है, दुश्मन जब हम पर फायर करता है तो एक चमक पैदा होती है, धूल उड़ती है, धुआं उठता है, वो हमें तुरंत दिख जाता है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद हमें फायर की आवाज सुनाई देती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें मालूम है लाइट की स्पीड ज्यादा है, साउंड की स्पीड बहुत कम है। तो लाइट रीचेस ऑलमोस्ट इमीडिएटली टू अस, हमारे पास दिखने में तो तुरंत चीज दिख जाती है, किंतु साउंड जो हमें पहुंचती है उसमें थोड़ा समय लगता है। इसी का प्रयोग करके इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑब्जर्वर क्या करता है, जैसे ही चमक उत्पन्न हुई या धुआं उड़ा या धूल उड़ी, तो वहां से काउंट करता है सेकंड्स की काउंटिंग करने के लिए वो क्या करता है, किसी एक फ्रेज का इस्तेमाल करता है। अलग अलग यूनिट कुछ भी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रैक्टिस का मेथड है। जैसे कोई 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे बोल सकता है, 1 2 3 4 बोलने में उसे 1 सेकंड लग रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे उसने कई बार बोला और उसने काउंट किया कितने सेकंड्स हो गए हैं। सपोज 4 बार उसने बोला और उसे आवाज सुनाई दे गई, जैसे ही साउंड सुनती है वो काउंटिंग बंद कर देगा। काउंटिंग बंद करते ही देखेगा कितनी बार मैंने काउंट किया था, 4 बार काउंट किया तो 4 × 332 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि हमें मालूम है साउंड की स्पीड जो है 332 मीटर पर सेकंड है। तो इट इज यूज्ड, ये मेथड जो है 800 यार्ड उस तक करेक्टली इस्तेमाल किया जाता है, इससे ज्यादा के लिए भी किया। अब जब टेस्ट होता है तो उसमें कुछ बातें ध्यान रखने की हैं। क्या क्या ध्यान रखी जाती है कि ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन 200 यार्ड से 1000 यार्ड। जो टारगेट दिया जाए दूरी का अंदाजा लगाने के लिए वो 200 यार्ड से 1000 गज तक का दूरी पर होगा। सोल्जर शुड आइदर बी इन द फॉरवर्ड डिफेंस पोज और इन लाइन पोजिशन, ये तो लाइन पोजिशन में होंगे या डिफेंस पोजिशन में होंगे, सपोर्ट इनमें रखे जाएंगे। टेस्ट शुड बी कंडक्टेड एट डिफरेंट लोकेशन, जो टेस्ट किए जाते हैं वो एक ही जगह बार बार ना किए जाएं, नहीं तो लोगों को याद हो जाता है दूरी कितनी होती है, उसको पहचान लेता है। तो टेस्ट करने के लिए जगह बदली जाती है। सोल्जर शुड गेट एटलीस्ट 3 डिस्टेंस करेक्ट आउट ऑफ 4। जो रिजल्ट है, फौज में नियम है कि 4 दूरी के अंदाजे लगाने हैं, चारों में से 3 सही होने चाहिए। टेस्ट मैंडेटरी है। हाफ ए मिनट शुड बी गिवन टू जज डिस्टेंस टू ईच ऑब्जेक्ट। आपको आधा मिनट मिलता है फौज में, यहाँ एनसीसी में दिया जा सकता है, डिपेंड करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर कितना समय दे। आधे मिनट में दूरी का अंदाजा लगाना होता है। द एस्टिमेटेड डिस्टेंस शुड बी गिवन आउट इन फ्रैक्शन ऑफ 50 यार्ड। आप जो अंदाजा लगाएंगे वो 50 गज की गलती तक आप लगा सकते हैं, इससे ज्यादा गलती नहीं, उसमें उस फ्रैक्शन में आप लगा सकते हैं। ये नहीं कह सकते 375, 350 कहेंगे या 400 कहेंगे। एस्टिमेटेड डिस्टेंस शुड बी आइदर बाय रिटन डाउन ऑन ए पीस ऑफ पेपर, या तो आप लिख के देंगे या आप सोल्जर अपनी रेंज राइफल पर सेट करके बताएगा। 2 तरीके हो सकते हैं उसके बताने के, या तो बताएगा बोलकर लिखकर या रेंज राइफल में सेट करके बताएगा।
इफ द ऑब्जेक्ट इज अप टू 300, 300 गज दूर तक ऑब्जेक्ट है तो एरर मार्जिन 10% अलाउड है। 300 गज से दूर के ऑब्जेक्ट में 15% तक की एरर अलाउड है। ये बातें ध्यान रखने की। कंक्लूजन क्या हुआ? जजिंग डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी सीख गए हैं, मेथड सब समझ गए हैं। इफ ए सोल्जर इज वेल ट्रेन्ड इन जजिंग डिस्टेंस करेक्टली, इट विल हेल्प इन कंजर्विंग एमिनेशन। एमिनेशन की बचत में काम आएगा और सरप्राइज बना रहेगा। ही विल बी एबल टू इंडिकेट टारगेट का बयान आसानी से कर सकेगा, सपोर्टिंग आर्म्स को भी, और अपने एक्यूरेट फायर के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकेगा। ही विल आल्सो बी एबल टू इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमी की सही इंफॉर्मेशन अपने लोगों को बता पाएगा जब वो ऑब्जर्वर के रूप में पोस्ट पर अपॉइंटेड है। तो यहाँ पर ये कंक्लूड होता है। यदि किसी का कोई सवाल हो पूछ सकता है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सिद्धार्थ बोलो, बोलो सिद्धार्थ, अनम्यूट करो अपने आप को। बोलिए। हेलो, हाँ बोलो सिद्धार्थ। जैन सर। जय हिंद। सर जो आपने मेथड बताए हैं सर, 8 तरीके से बताए हैं हाँ सर। और जो बुक है सर, एक मैं वो लेकर आया था सर क्वेश्चन पेपर, उसमें सर 6 टाइप दे रखे हैं बस। तो सर 8 टाइप लिखने हैं अगर एग्जाम में आया, 6 टाइप लिखने हैं। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, आप सारे सीख लीजिए, लिखने चाहिए सब आते देखो, कोई मना नहीं। अगर 6 पूछे तो 6 बता दो। बियरिंग मेथड नहीं दिया होगा, ठीक। आवाज और साउंड का नहीं दिया होगा, 2 लास्ट के मेथड नहीं दिए हाँ होंगे, सर, है ना। ये ये एडिशनल नहीं दिए मेथड होगा। है, बियरिंग मेथड बहुत एक्यूरेट मेथड है, इसका भी प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको 2 नए मेथड बताए। और बताइए। ठीक है। और सर जो यूनिट डिस्टेंस मेथड है, उसमें सर मैक्सिमम कितनी दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं? इसमें कह रहे हो सर यूनिटी मेथड, यूनिट मेथड में इकाई का 4, तरीका। 400, 400। 400 का। हाँ ठीक है सर। ओके, चलिए